मौलवी साहब से इस्लाम के बारे में कोई सवाल करो तो इस्लाम खतरे में, अगर जज से पूछो तो सर हमारे जुडिशरी सिस्टम खतरे में। सर ये हम किधर जा रहे हैं सर? अगर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम तबाही की तरफ जा रहे हैं? मुल्क तो पहले ही दिवालिया होने के करीब है, मजीद हम क्या रह गया जो हम इस मुल्क से निकालेंगे? और दुनिया का तो ऑलरेडी हम मजाक बन चुके हैं, कैसे देखते हैं? इंशाल्लाह पाकिस्तान ता क़यामत रहेगा। ठीक है, ये जो ताकतें लगी हुई हैं अल्लाह ताला मैं सबसे पहले दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे। ये असल में हम इन सब इदारों के अंदर ना मैं आई हुई है। अब आप पूछे ना, अब देखें हम सबसे पहले हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने के नाते किसी मौलवी की जिम्मेदारी नहीं है अकेले की कि वो जनाब वो जो कह दिया जो कुरान पाक में लिखा हुआ है, जो मेरे नबी की तालीमात हैं वो दीन है। बिल्कुल सही बात, वो दीन है। आप किसी मौलवी से पूछ रहे हैं कि भाई हाथ कहाँ बांधने, नीचे बांधने चाहिए ऊपर, वो इस बात पे इस्लाम तो इस बात का दर्ज ही नहीं देता। मेरे नबी ने अखुवत, भाईचारा और यानी कि इंसाफ के साथ जो है ना इस दीन को जो परवान चढ़ाया है। तो अब देखें, अब जब ये चीज़ें नहीं है, इसी तरह जज से पूछ, जज का काम इंसाफ करना है ना कि सियासत करना। जज का काम इंसाफ करे, ठीक है। इस तरह लेजिस्लेशन का काम कानून साजी करना है, ठीक है। अब ये चेक एंड बैलेंस भी है। सुप्रीम कोर्ट अदालतें हैं, उनका चेक एंड बैलेंस है लेजिस्लेशन के ऊपर भी है और एग्जेक्टिव के ऊपर भी है, ठीक है। एग्जेक्टिव का काम क्या है कि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन करें, ठीक है। अब ये सारा एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस भी है। अगर ये जब तक ये नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर नुकसान होगा। फिर नुकसान किसका होगा? इनका नहीं होगा। ये तो मुल्क छोड़ जाएंगे, जर्नैल हैं वो पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, वो बाहर किस जजीरा मिल जाएगा। भुगतेगा कौन? मैं भुगतूंगा, आप भुगतेंगे, या मिडिल क्लास जो हमारे देहातों में रहने वाले लोग हैं, जो किसान तबका है, आपकी 70% पॉपुलेशन किसानों पर मबनी है, वो भुगतेंगे। देखें ना, और ये जो मजदूर तबका बेचारा जो ये इधर उधर फिर रहा है, जिन्हें पता ही नहीं है, वो एहसास कमतरी का शिकार है। उनके हकूक़ क्या हैं? हमें सबसे पहले लोगों को ये बताना चाहिए उनके हकूक़ क्या हैं। सर एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहूँगा, कभी आपने अपनी हिस्ट्री के अंदर कोई पाकिस्तान के तारीख का ऐसा कोई पॉलिटिशियन देखा हो जो पाकिस्तान के मुफाद के लिए आया हो? आपने ये ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से बात बतानी है। अगर कोई पाकिस्तान की मुफाद के लिए आया था तो उसके दौर में पाकिस्तान परवान क्यों नहीं चढ़ा? क्यों नहीं हम तरक्की की तरफ गए? आप अगर इंडिया की भी बात करेंगे सर, वो 90s के टाइम के बाद 90s के टाइम के अंदर सर उनके भी हालात हमारे जैसे नहीं थे, लेकिन ख़राब के दाने पर थे। 90s के टाइम पे हमारी इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी थी उनसे, लेकिन उन्होंने अपने आप को इतना स्टेबल किया, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई, आज दूसरी तीसरी बनने जा रहे हैं। यहाँ मैं ये बात कहूँगा, जब तक आप सियासतदानों के अंदर मुहिब्बे वतनी पैदा नहीं करेंगे। आपने पहली बात ये की कि कोई सियासतदान ऐसा देखा, सियासतदान मेरी यानी कि 37-38 साल मेरी एज हो चुकी है, मैंने देखा अभी तक कोई ऐसा, यानी कि वादे करते लोग देखें, वादे इतने बड़े बड़े, उसके बाद जो है ना वो ढेर होते देखें। खान साहब को टीम नहीं मिली हुई, ठीक है। खान साहब मुहिब्बे वतन है, खान साहब कोशिश कर रहे हैं इस मुल्क की बेहतरी के लिए, लेकिन उनके पास टीम नहीं है, अकेला बंदा है। देखें, हम कहते हैं रियासत मदीना की बात खान साहब करते हैं, लेकिन रियासत मदीना के लिए ज़रूरी है कि अवाम भी तो सहाबा कराम जैसी हो ना। देखिए ना, हम में हर बंदा तो चोरी और डाके उसमें जिसका जहाँ दाल लगता है वो लगा लेता है। और फिर हम बात करें जनाब रियासत मदीना क्या खान साहब अकेले करने से नहीं आएंगे, हम सब मिलकर एफर्ट्स करेंगे। यहाँ पर एक 70 साल आदमी है जिसको 2 मरतबा गोलियां भी लग चुकी हैं, और आप देख रहे हैं कि 70 साल पाकिस्तान की एज की हायर लिमिट है। इसके बाद पाकिस्तान में इतनी एज लिमिट भी नहीं है कि ज़िंदा रह सके मजीद, और 70 साल के आदमी को घसीटते हुए लेके जा रहे रेंजर्स। सर कुछ भी हो सकता है, एक आदमी के ऊपर इनकलाब आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल के इलेक्शन भी जीत जाते हैं। अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन होती, इमरान खान साहब नहीं रहते, तो क्या तब्दीली आएगी? क्या हम मदीना रियासत बनाने में कामयाब होंगे? पीछे आप नज़र घुमा के देखेंगे, वही सियासतदान है जो इस मुल्क को 75 सालों से लूटते हुए आ रहे हैं। ऐसे इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला खान साहब को ज़िंदगी दे, और खान साहब को ज़िंदगी यानी कि नवाजने के बाद खान साहब से वो काम करवाया जिसके लिए खान साहब आए हैं, जिससे उससे ही हमारे मुल्क की, क्योंकि खान साहब इदारों के खिलाफ नहीं है। खान साहब इदारों को चाहते हैं कि अपनी डायरेक्शन सीधी कर लें। अगर खान साहब ने गवर्नमेंट बचाना होती, जब वो गिर रही थी उस वक्त इनसे समझौता कर लेता, जहांगीर तरीन से समझौता कर लेता, अलीम खान से समझौता कर लेता, तो गवर्नमेंट बच जानी थी। हालांकि वो चल के गए थे, आपको पता है, वो बनी गाला गए थे, अलीम खान, जहांगीर तरीन, वो सब बनी गाला गए थे, लेकिन खान साहब ने उनसे समझौता नहीं किया। क्यों? खान साहब ने अपना बंदा जो बाबर अवान के ऊपर एलिगेशन लगा, बाबर अवान को पहले कहा कि आप सरेंडर करो। बाबर अवान ने रिज़ाइन किया लॉ मिनिस्ट्री से, उसके बाद जब वो क्लियर हुआ तो उसके बाद फिर आए। आज तक ऐसे किसी बंदे, बाकी जमातों को आप देख लें, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब हम एक बात मैं और कहूँगा, हमारे यहाँ जो शरीफ बंदा वो बुज़दिल,
जो करप्ट बंदा वो दलेर है। क्यों? करप्ट बंदा एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, शरीफ बंदा हम कहते हैं यार बस ज़ुबान से कहते हैं बहुत बुरा हुआ है, बुरा हुआ, बस। और करप्ट बंदा एक दूसरे को ज़ुबान से नहीं, वो प्रैक्टिकल करके दिखाता है। वो पार्टी को नहीं देखता कि ये नून लीग या पीटीआई, वो जनाब फिर एक दूसरे को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मेरी ऑडियंस को भी यकीनन लगा होगा। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र है। सर नाम आपका? उमर फारूक। क्या करते हैं? सर मैं लॉयर हूँ बाई प्रोफेशन। माशाल्लाह सर, वेरी नाइस। सर कैसे सूरत हाल देख रहे हैं मुल्क का? एक लॉयर होने की वजह से आपको पूरी हिस्ट्री तो पता होगी, क्या आपने कभी पीछे आपके जितना आपने एक्सपीरियंस है, जितना आपके पास इल्म है, क्या कभी मुल्क की ये इस तरह की सिचुएशन पैदा हुई थी जो आज है? देखिए ये आप सही फरमा रहे हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा जो है 9 मई जो है ये बहुत दुख भरा दिन था। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। और जो हमारी यादगार शोहदा की यादगारें थी, और ये जो जना हाउस था, इसकी जो बेरहमती हुई है, ये पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। ये जो शहीद हैं ये हमारा प्राइड हैं, हमारा प्राउड हैं, और इनकी अज़मत का सिर्फ उस वक्त पता चलता है जब ये आप सियाचन ग्लेशियर में जाएं, बुर्ज पास में जाएं, जहाँ पे इंसानी खून को जमा देने वाली ठंड होती है, बर्फ़बारी होती है। वहाँ पे हमारे ये जो नौजवान हैं, हमारी अफवाज के सिपाही जो हैं, वहाँ पे आधा आधा जिस्म इनका बर्फ़ में ढका होता है, और ये पाकिस्तान की हिफाजत के लिए चाको आपने चौबंद। जहाँ पर कोर कमांडर करके हाउस की बात की, तो कोर कमांडर हाउस तो सर जब जिन्ना के टाइम के अंदर ही उसको कोर कमांडर हाउस का क्या करार दिया गया था। जना साहब ने कोर्ट के अंदर केस दायर किया हुआ था कि मेरा घर है, मुझे वापस दिया जाए। तो इस आप एक लॉयर है, आपको तो इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन तो होगी। मैं बिल्कुल, जहाँ तक अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, मे बी राइट और रॉन्ग, ये क्या हज़रत क़ायद आज़म मोहम्मद अली जना का घर था। उसके बाद अभी ये पार्टीशन नहीं हुई थी, तो उनसे ये जो अंग्रेज़ उस वक्त का था उसने किराए पर ये लिया, अंग्रेज़ सरकार ने किराए पर लिया। उसके बाद फिर पाकिस्तान माजरे वजूद में आ गया। इसके बाद इसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद इतना अरसा क़ायद आज़म मोहम्मद अली जना जो हमारे फाउंडिंग फादर थे वो ज़िंदा ही नहीं रहे। जब पाकिस्तान बन गया तो उन्होंने इसको परस्यू ही नहीं किया। इसलिए परस्यू नहीं किया, ये पूरा मुल्क उनका घर था। ये एक जना हाउस की बात नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान उनका था, तो उनको केस दायर करवाने की क्या ज़रूरत पड़ी? देखिए केस का जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि बाद में कोई लिटिगेशन शुरू हुई होगी, लेकिन क़ायद आज़म मोहम्मद अली जना अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज खुद रिलिंक्विश कर गए थे कि वो एक अजीम इंसान थे। उन्होंने एक वतन को आज़ाद कराया था। उनके सामने ये बहुत कम इशू था। उन्होंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी जो वकालत है उस वक्त अरूज पर थी, उन्होंने पाकिस्तान की बनाने की खातिर उसको भी मद्देनज़र नहीं रखा। ये घर ये जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जना का, ये हमारे सामने एक अज़मत की निशानी थी। सिर्फ लाहौर में, लाहौर की आबादी है 2 करोड़, इसमें से तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार जो शर पसंद नासिर हैं, उन्होंने जाके वहाँ पे दावा बोला है। बाकी पूरी जो आवाम है उसने उनके साथ बिल्कुल डिस्टेंस पे चले गए हैं। अब आइन और कानून के मुताबिक विद ड्यू प्रोसेस लॉ जो है अपना रास्ता बना लेगा और कानून के मुताबिक उनको सज़ाएँ मिलेगी। इवन के जो बड़ी लीडरशिप है इमरान खान साहब ने, उन्होंने भी ये कहा है कि ये मेरे कारकुन नहीं थे जिन्होंने वहाँ पे जना हाउस पे दावा बोला है, या जिन्होंने शोहदा के जो मुजस्मे थे उनकी भी हुर्मती की है, वो तो ख़ुद उनसे अलग हो गए हैं। और फवाद चौधरी का रिसेंटली बयान था, पाकिस्तान फ़ौज पाकिस्तान ये पहले हैं, उसके बाद हमारी पॉलिटिशियन बाद में है। बिल्कुल सही। सर एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि अब डेवलपमेंट की थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। सर डेवलपमेंट के लिहाज से अगर बात की जाए तो सर हम 1947 से लेके अभी तक आपको क्या लगता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें हमने डेवलप कर ली कि जो दुनिया को बता सके कि भाई हमने ये चीज़ें बना ली है? क्या अगर रेलवे निज़ाम की अगर बात करें या अगर आप किसी भी सेक्टर के अंदर बात करें, क्या हम दुनिया को बता सकते हैं कि हमने ये सेक्टर डेवलप किया, हमने क्या सेक्टर डेवलप किया? देखें ओवरऑल पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 23 करोड़ के लगभग है। ये एक बड़ी आबादी वाले जो मुल्क होता है, इसमें कुछ वैक्यूम रह जाते हैं, कुछ खला भी होते हैं। देखें आपकी ये जो आबादी है ये थिक पॉपुलेशन है, जो पंजाब है, जो
जनूबी पंजाब है। इसके बाद जो आप शुमाली पंजाब की तरफ इसमें जनूबी पंजाब की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे इतनी थिक पॉपुलेशन नहीं है। आप बलूचिस्तान को लीजिए, आप गिलगित बल्तिस्तान को लीजिए, KPK को लीजिए, इसके ये जो इलाके हैं ये इसमें जो एक रिसेंटली जो पिछले 15-20 साल में रिसेंटली आपके पास जो तरक्की हुई है, देखिए पाकिस्तान ने अपने आप को, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसमें पाकिस्तान ने खुद मुख्तियार किया है अपने आप को। अब हमारी जो कंजम्पशन है वो 22,000 मेगावाट है और हमारी प्रोडक्शन भी राउंड अबाउट है। उसके बाद लाहौर से कराची तक ये जो बहुत बड़ी तवील मोटरवे बन चुकी है। उसके बाद लाहौर से इस्लामाबाद तक एक रास्ते ठीक हैं, हज़ारा मोटरवे बन चुकी है, वहाँ पे टनल बन चुके हैं। और उसके बाद ठीक है कुछ रह भी गई हैं जगह, कुछ तवज्जो नहीं दी जा सकी, लेकिन ओवरऑल जो हुकूमत है CPEC का मंसूबा शुरू हो चुका है और वो तकरीबन ऑलमोस्ट इतनी डेवलपमेंट जितनी आपने मुझे गिनवा दी, क्या इन डेवलपमेंट्स को लेके हम किसी पड़ोसी का मुकाबला कर सकते हैं? आप बता दीजिएगा कि जितनी डेवलपमेंट्स हमारे पास है क्या हम इनको लेकर किसी पड़ोसी का मुकाबला कर सकते हैं? हमारे साथ पड़ोसी मुल्क जो है वो अफगानिस्तान है, हमारे नाइबर में ईरान है, हमारे नाइबर में इंडिया है। देखिए अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज जो इंडिया है वहाँ के लोग यहाँ पे कुछ जजेस साहिबान यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं एज ए नाइबर, तो वो यकीन करें जब लाहौर से इस्लामाबाद या पेशावर की तरफ मोटरवे पे सफ़र करते हैं तो वो कहते हैं कि हम हैरान रह जाते हैं, हमारे पूरे इंडिया में ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसके ऊपर हम सफ़र कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। जी सर, वो मतलब है उनके साथ बात होती है, वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई नहीं है सड़क। जैसे आप लाहौर से पेशावर जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, अब हज़ारा मोटरवे बन गई है, 7-7 किलोमीटर की टनल बनाई गई हैं जहाँ 2-2 घंटे टाइम कंज्यूम होता था जाते हुए, वहाँ पे अब 4 से 5 मिनट में आप उन टनल में से एबटाबाद की 2 टनल है, मानसेरा टनल है। आप कहाँ से हैं बेसिकली? आई एम बेसिकली फ्राम बखर से हैं। सही हो गया सर। ठीक हो गया, चल रहा, ठीक है सर। अभी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी एक रेलवे ट्रैक बनने जा रहा है, किधर से? रशिया से ईरान तक, और बीच में बेनिफिट किसको हो रहा है? इंडिया के ज़रिए बन रहा। सर अगर मैं बात करूँ, आपको बताता चलूँ तो सर दुनिया अभी रिलायबल कर रही है सिर्फ इंडिया के ऊपर। क्या वजूहत? अगर मैं बात करूँ दुबई, सऊदी अरेबिया चाहते हैं कि इंडिया के साथ मिलकर काम करें। अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान के अंदर इंडिया ने $बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की हुई है। अगर मैं बात करूं बांग्लादेश के अंदर इंडिया ने $बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की हुई है। दुनिया इंडिया के साथ मर्ज होना चाहती है, काम करना चाहती है मिलकर। हम इंडिया से पीछे क्यों भागते हैं, दौड़ते क्यों हम इंडिया के नाम से? क्यों हम रिलेशन को बेटर नहीं करना चाहते? इसको थोड़ा डिफाइन कीजिएगा। इसमें मेरी गुजारिश ये है कि इंडिया एक तो इंसानी आबादी का 7वां हिस्सा है, इंसानी आबादी का, बल्कि छठा हिस्सा आप कहेंगे, इंसानी आबादी का छठा हिस्सा है, छठा हिस्सा है इंसानी आबादी का। और उसके बाद इसलिए एक इंडिया की एक आबादी है, उसके हिसाब से आप देखें जो ईरान की आबादी है और अफगानिस्तान की आबादी है, उसके एज़ कम्पेयर्ड इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है। वहाँ पे एक उनको जो इकनॉमिकली बेनिफिट नज़र आते हैं, वहाँ पे उनकी प्रोडक्शन के कंजम्पशन के ज़्यादा चांस है। ओवरऑल जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की पिछले जो